नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे जैव विविधता प्रबंधन समिति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि बीएमसी क्या है। इसके बारे में एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से भी उपलब्ध है। आज इसमें इसके अगले पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे बीएमसी का गठन कौन कर सकता है, या यदि स्थानीय समुदाय बीएमसी के गठन के प्रस्ताव को मना कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, या अधिनियम में निर्धारित बीएमसी की संरचना का स्वरूप क्या है। तो चलिए यहाँ से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करना जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे बीएमसी का गठन कौन कर सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन वहाँ के स्थानीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संस्थान का मतलब है पंचायतें या उनके समकक्ष अन्य संस्थाएं, जैसे स्वशासी जिला परिषद या पहाड़ी परिषद। शहरों एवं कस्बों में स्थानीय संस्थान का मतलब नगर पालिकाओं से है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पंचायतें या नगर पालिकाएं नहीं है, वहां बीएमसी का गठन किसी भी संवैधानिक या कानूनी मान्यता प्राप्त स्वशासन संस्थानों के द्वारा किया जा सकता है। यदि स्थानीय समुदाय बीएमसी के गठन के प्रस्ताव को मना कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो अधिनियम में ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 41(1) एवं नियम 22(1) के अंतर्गत बीएमसी का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई स्थानीय समुदाय विकेंद्रीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत बीएमसी के गठन के लिए मना कर सकता है कि नहीं। अधिनियम में निर्धारित बीएमसी की संरचना का स्वरूप क्या है। बीएमसी के गठन में अध्यक्ष और अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते हैं। इनका चयन स्थानीय संस्थान के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इन नामित सदस्यों में कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं और कम से कम 18% सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए। समिति के अध्यक्ष का चुनाव नामित सदस्यों में से किया जाएगा। क्या बीएमसी का गठन उस राज्य में किया जा सकता है जहां राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो। जैव विविधता अधिनियम के अनुसार बीएमसी का गठन स्थानीय संस्थान द्वारा होता है और यह किसी भी तरह अपने गठन और कार्य करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड पर निर्भर नहीं है। बीएमसी की भूमिका क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बीएमसी की भूमिका क्या है। ये जो कमेटी है इसकी भूमिका क्या है पंचायत में, तो हम लोग जानेंगे। अधिनियम के तहत बीएमसी को जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के दस्तावेजीकरण के लिए वृहद शक्तियां दी गई है। अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों में आवास स्थलों का बचाव, विभिन्न प्रकार की परंपरागत प्रजातियों, पालतू पशुओं के जाति व प्रजातियों एवं सूक्ष्म जीवों की नस्लों का संरक्षण शामिल है। यह भी आवश्यक है कि बीएमसी इन जैव संसाधनों व उनसे जुड़े परंपरागत ज्ञान के लिपिबद्ध करें अनुच्छेद 41(1) में ये प्रावधान किया गया है। लेकिन विस्तृत संभावनाओं वाले अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए जैव विविधता कानून बीएमसी की भूमिका के निम्न कार्यों तक ही सीमित कर देते हैं। नियम 22 के अंतर्गत बीएमसी को संसाधनों एवं ज्ञान के दस्तावेजीकरण एवं जैव विविधता रजिस्टर पीवीआर तैयार करना है। इसके लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड बीएमसी को सहयोग देगा। नियम 22(6) के अंतर्गत सार्वजनिक जैव विविधता रजिस्टर में विस्तृत रूप से जैविक संसाधनों की उपलब्धता एवं उससे जुड़े ज्ञान, उनके औषधि उपयोग, अन्न उपयोग या इनसे जुड़ा अन्य पारंपरिक ज्ञान का संकलन होना चाहिए। नियम 22.7 के तहत यह आवश्यक है कि बीएमसी उन स्थानीय वैद्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें जो जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं। नियम 22.7 में यह भी बताया गया है कि एनबीए और एनबीबी द्वारा भेजे गए मामले पर बीएमसी उनको सलाह देगी। इसका मतलब यह है कि बीएमसी सक्रिय रूप से एनबीए या एसबीबी को दिशा निर्देश नहीं दे सकती है, बल्कि उसे इन संस्थाओं से आग्रह का इंतजार करना होगा। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि यह संस्थाएं बीएमसी की राय को अपने निर्णय में शामिल करें। नियम 22.11 के तहत
यह आवश्यक है कि बीएमसी पीवीआर के अतिरिक्त एक और रजिस्टर रखें जिसमें जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए दी गई अनुमति, इस उपयोग पर लगाए गए शुल्क, लाभ वितरण और बंटवारे के लिए अपनाए गए तरीकों की विस्तृत जानकारी अंकित की जाएगी। लेकिन एनबीए और एसबीबी जो कि जैव विविधता उपयोग की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है, से बीएमसी तक यह जानकारी कैसे पहुंचेगी, इसके कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। साथ ही अधिनियम या उसके नियमों में जैव विविधता संरक्षण में बीएमसी की भूमिका पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर बीएमसी के गठन से जुड़े कोई दिशा निर्देश हैं, ये जानना जरूरी है। अगस्त 2008 तक बीएमसी के गठन से संबंधित कोई ऐसे दिशा निर्देश या आधारभूत सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। पीवीआर के तैयार करने का क्या आशय है? स्थानीय समुदायों द्वारा जैविक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने में आमतौर पर कोई समस्या नहीं है। असल में स्थानीय समुदाय सदियों से अपने आसपास उपलब्ध जैविक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान का लिखित, मौखिक और कला के रूप में दस्तावेजीकरण करते आ रहे हैं। लेकिन पीवीआर बनाने की विधि जो एनबीए की विशेषज्ञ समिति ने तैयार की है, इन पारंपरिक विधियों से अलग है। यह प्रारूप जानकारी के वृहत उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इस औपचारिक पीवीआर बनाने की प्रक्रिया में शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों की सहायता से बीएमसी द्वारा एक प्रारूप भरा जाएगा जिसकी वैधता की पुष्टि वैज्ञानिकों द्वारा की जाएगी। यह एकत्र की गई सूचना कंप्यूटर से अंकित की जाएगी जिसका संकलन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली IBIS में किया जाएगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन पीवीआर पर केवल बीएमसी का ही एकमात्र मालिकाना हक होगा या किसी और का। हालांकि नियम 22.10 में यह कहा गया है कि पीवीआर का रखरखाव एवं उनकी पुष्टि बीएमसी द्वारा की जाएगी, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है। पीवीआर के अंतर्गत लिपिबद्ध लिखित ज्ञान को गलत उपयोग से बचाने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीवीआर के अंतर्गत एकत्र की गई सूचना एक बार भारतीय जैव विविधता सूचना प्रणाली से जुड़ जाने के बाद वह ऐसे प्रारूप में बदल जाएगी जिसे बीएमसी और स्थानीय समुदाय आसानी से उपयोग में नहीं ला पाएंगे। बीएमसी के अपर्याप्त ढांचे, रूपरेखा व एकत्र जानकारी के आवश्यक संरक्षण के अभाव में पीवीआर बनाए जाने की प्रक्रिया के विषय में देश भर में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यह स्पष्ट है कि एक बार पारंपरिक ज्ञान को पीवीआर प्रारूप में परिवर्तित करने के बाद स्थानीय समुदायों के अधिकतर सदस्य बिना किसी बाहरी सहायता के इस जानकारी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। क्या बीएमसी के पास अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग की अनुमति देने या उस पर रोक लगाने का अधिकार है? नहीं। बीएमसी को उसके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के शोध, व्यावसायिक उपयोग या बौद्धिक संपदा के अधिकार जैसे पेटेंट, भौगोलिक स्रोत आदि के लिए अनुमति देने या मना करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। या क्या बीएमसी के पास अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग की अनुमति देने या उस पर रोक लगाने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है नहीं। बीएमसी को उसके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध जैविक संसाधनों के शोध, व्यावसायिक उपयोग या बौद्धिक संपदा का अधिकार जैसे पेटेंट, भौगोलिक स्रोत आदि के लिए अनुमति देने या मना करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। विदेशी इकाई के आवेदन पर एनबीए अनुमति देगा। अनुच्छेद 41(2) के तहत यह आवश्यक है कि एनबीए किसी विदेशी इकाई को अनुमति देने से पहले संबंधित बीएमसी से परामर्श करेगी। अधिनियम के अनुच्छेद 24(1), 24(2) और 41(2) में यह बताया गया है कि कोई भारतीय इकाई पार्टी किसी भारतीय क्षेत्र के जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहती है तो उसे संबंधित एसबीबी को अपने कार्यों के बारे में केवल सूचित करना पर्याप्त होगा। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि एसबीबी को इस उपयोग की शर्तें निर्धारित करने से पहले संबंधित बीएमसी से परामर्श करना आवश्यक होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी बीएमसी से संबंधित हमें मिला है, और मेरा ये प्रयास है कि एक वीडियो में जैव विविधता प्रबंधन समिति से संबंधित एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें सारा कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जैव विविधता प्रबंधन समिति के बारे में उपलब्ध होगा और वो थीम वाइज और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका जैव विविधता प्रबंधन समिति का, वो लेकर के हम आएंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे जैव विविधता कमेटी का गठन जो पूर्व में हुआ था उसका सर्वेक्षण हेतु आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने फल फूल जीव पेड़ पौधा पशु पक्षी पे विभिन्न पे गंभीर रूप से चर्चा किए हैं और यहाँ की जो कमेटी है वो पूर्ण रूप से तैयार है जैव विविधता संरक्षण हेतु। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आने में। धन्यवाद।